सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये, और ये बहुत बार पूछा गया है और हर बार लगभग 1 ईयर के बाद में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। क्या पूछा है इसने? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने आपको बोला था, हर सब्जेक्ट और हर ईयर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे। और आज बात करेंगे अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक के वीडियो की, और जिसको एक्सप्लेन करेंगे आपके राकेश सर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राकेश यादव है। मैं बीएससी नर्सिंग पार्ट 3 का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग 3rd ईयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ऐसा नहीं है कि ये केवल 3rd ईयर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आगे भी आपके बहुत काम में आने वाला है, बहुत सी जगहों पे आपके काम में आने वाला है। ऐसे नहीं तो आपकी लाइफ से रिलेटेड भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो हाँ, अपन बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर इसी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको कोई डिजीज़ दी हुई है, कोई भी डिजीज़ अगर दी हुई है, तो आप उसको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, मान लीजिए कि आपके पास सिजोफ्रेनिया टॉपिक आया है, और अगर आप सिजोफ्रेनिया को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देंगे डेफिनेशन। सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन दीजिए। डेफिनेशन देने के बाद में सिजोफ्रेनिया की जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजिकल जो फैक्टर है, वैसे तो मोस्ट ऑफ जितने भी डिजीज़ होते हैं उनकी इटियोलॉजी है ना, अननोन इटियोलॉजी होती है, इडियोपैथिक होता है। पर उसके बाद में है ना, रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। रिस्क फैक्टर जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सिजोफ्रेनिया की क्लास में ली थी, उसमें बताया था कि जो रिस्क फैक्टर है उनको आप लिखिए। रिस्क फैक्टर लिखने के साथ में आप है ना इंसिडेंस भी लिखिए कि कोई भी डिजीज़ है उसकी इंसिडेंस क्या क्या है, किस में वो ज़्यादा होने के चांस है, किस में वो ज़्यादा हो सकता है। और उसके साथ में आप ये भी लिखिए कि मेल में ज़्यादा होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा, है ना, और ये कितने लोगों में देखने को आपको मिलेगा। तो आप है ना इसके इंसिडेंस लिखिए। इंसिडेंस लिखने के बाद में आप लिखिए इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखने के बाद में डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, यानी कि आपने इसको डायग्नोस कैसे किया। तो सबका लगभग जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उनके दो ही तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है MSE यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, दूसरा होगा MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इन दोनों के तरीके से ही आप असेसमेंट कर सकते हो कि कौन सा डिजीज़ उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी। ओके गाइस, तो अगर आप इन दोनों को, हाँ, और ये अपने आप में एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। MSC हो सकता है बड़ा क्वेश्चन भी पूछ ले, 8 का भी पूछ ले, पर 4 नंबर का तो ये क्वेश्चन बनता ही है। MSC ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी क्लियर करिएगा साथ में, है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट मैंने कहा था किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो उसका मैनेजमेंट 3 तरीके से अपन करेंगे। 3 तरीके से कैसे अपन साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मैनेजमेंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके से अगर अपन मैनेजमेंट करेंगे तो सबसे पहला अपन करेंगे ECT की फॉर्म में करेंगे। दूसरा अपन करेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी। तीसरा अपन करेंगे साइकोथेरेपी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ECT। उसमें आप ECT के बारे में लिखिए कि ECT इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, इसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद में आप लिखेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी, कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज़ ली जाएगी। मान लीजिए सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो इसमें एंटी साइकोटिक ड्रग भी यूज़ आएगी, और साथ में इसमें एंटी EPS भी आएगी, क्योंकि EPS एक साइड इफेक्ट होता है एंटी साइकोटिक ड्रग का। उसके बाद में आप इसको एंजियोलाइटिक भी दोगे, क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, तो एंजियोलाइटिक भी आप दोगे इसको। तो ये ध्यान रखा। साइकोफार्मेकोलॉजी देने के बाद में आप दोगे साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कौन कौन सी थेरेपी आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज लेंगे, बिहेवियर थेरेपी यूज लेंगे, या फिर इसके साथ में आप ग्रुप थेरेपी लेंगे या मिल्यू थेरेपी लेंगे। सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें मिल्यू थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी में आती है, साइकोथेरेपी में। ओके, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने ये बताया कि एक क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इनके बीच में जो भी पार्ट्स आए, ECT आया है, साइकोफार्मेकोलॉजी में एंटी साइकोटिक आई, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आई है, और इसके साथ में ना साइकोथेरेपी में जो मैंने भाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ओके गाइस, चल डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ को और मेंटल इलनेस को आप डिफाइन कीजिए। उसके बाद में मेंटल हेल्दी जो पर्सन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, साथ में मेंटल हेल्थ के ना प्रिंसिपल बताइए या इसके स्टैंडर्ड बताइए। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता है, 1 ईयर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ओके गाइस, इसके बाद में ये पहला क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है 16 नंबर का, जो भी बार बार पूछा जाता है, वो होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में ये जो NP लिखा है मैंने, उसका मतलब होता है इसमें या तो पहले क्वेश्चन पूछेगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दीजिए, उसके साथ में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे आप बात कीजिए, उसके बाद में टेक्निक्स बताइए आप नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में जो थेराप्यूटिक टेक्निक्स काम में आती है वो टेक्निक्स बताइए। ओके गाइस, इसके बाद में अपन आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइकेट्रिक का पर्सन है,
ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है हर साल, जो ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है डिजीज पोर्शन। इनमें से आपको 2 बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकते हैं, 2 बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चनों की अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो होता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया से बड़ा क्वेश्चन बनता है, मेनिया से बड़ा क्वेश्चन बनता है, डिप्रेशन से बड़ा क्वेश्चन बनता है, बीएडी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओसीडी आपसे देखने को मिलेगा। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर, ओसीडी आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे ना। तो ये जो मैंने 5 टॉपिक बताए हैं इनमें से आपको लगभग कभी 2 कभी 1 बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो हर बार आता ही है, रिपीट होगा तो होगा ही है ना। जैसा कि ये नीचे मैंने स्टार लगा रखे हैं इन 5 पे, इन 5 में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही भी जाएगा। छोटे क्वेश्चनों की अगर मैं बात करना चाहता हूँ, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है और डिफरेंस पूछ रहा है ना तो 100% यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ओके, इसके बाद में मैं बात करूँगा, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आपको पूछा जा सकता है। साइकेट्रिक इमरजेंसी भी आपको पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछी गई है साइकेट्रिक इमरजेंसी। उसके साथ में सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर भी बहुत बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन आपसे नहीं पूछी गई तो मेंटल रिटार्डेशन और कहीं पूछी जाएगी, पीडीएम में पूछी जा सकती है आपसे। ओके गाइस, उसके बाद में मैं बात करूँगा डिलीरियम और डिमेंशिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस अगर वो पूछना चाहेगा साइकोसिस न्यूरोसिस पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया नर्वोसा पूछेगा, डिमेंशिया डिलीरियम पूछेगा, और एक और क्वेश्चन में आगे बताऊँ आपको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन पूछेगा। ये डिफरेंस उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। अगर वो डिफरेंस पूछने की आपसे कोशिश करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनाएगा। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन बड़ा बनता है एंजाइटी, वो भी कभी कभी बार पूछी जा सकती है एंजाइटी के बारे में, है ना। ओके गाइज, इसके बाद में मैंने कहा था कि जब अपन असेसमेंट करते हैं तो अपन असेसमेंट 2 तरीके से करते हैं, एमएससी और एक एमएमएससी। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखने को मिल सकता है आपको। देखिए आप, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। फिर मैंने कहा मैनेजमेंट, जिस तरीके से मैं एक डिजीज पोर्शन को कर रहा था ना सोल्व, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ ना। मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट अपन 3 टाइप से करेंगे, ईसीटी, साइकोफार्माकोलॉजी, साइकोथेरेपी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईसीटी। ईसीटी अपने आप में एक 16 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, अपने आप में एक 16 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इसमें। हाँ, ईसीटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा सकता है। उसमें वो पूछेगा कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईसीटी, ईसीटी में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीटी, तो तीनों तरीके से है ना आपको उसकी बतानी है कि ईसीटी में क्या क्या यूज़ होंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी एक ईसीटी का वीडियो भी बना के डालूँ। ओके गाइज, क्योंकि ईसीटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद में साइकोफार्माकोलॉजी की अगर बात करेंगे तो साइकोफार्माकोलॉजी में 4 तरीके की ड्रग्स आपको देखने को मिल सकती है, एंटीसाइकोटिक, एंटीमेनिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंजियोलाइटिक। चारों आप पढ़ना, पर इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती है ना, और 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो उसके बाद में ये जो मैंने कहा था तीसरे तरीके से जो अपन उसकी कर सकते हैं वो होता है साइकोथेरेपी। मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं ना। साइकोथेरेपी में मैंने कहा था सीबीटी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मिल्यू थेरेपी और ग्रुप थेरेपी। ये क्वेश्चन बनते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इनमें भी है ना सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बिहेवियर थेरेपी होती है उसी का एक टाइप होता है सीबीटी। इसमें क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो उसको सीबीटी अपन बोलेंगे। हाँ, इन दोनों में मैं आपको हल्का सा डिफरेंस बताता हूँ। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, अपन री इन्फोर्समेंट देते हैं, प्राइज वाइज देके उसके बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। जबकि सीबीटी में क्या होता है, उसके बिहेवियर के बजाय उसके थॉट को चेंज करने की अपन कोशिश करेंगे, उसको अपन बोलेंगे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, ये चारों टाइप के थे। इनके अलावा अदर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। ICD-10 का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है कि ICD-10 का क्लासिफिकेशन कैसे है। तो इसमें क्या है, ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन था उसको F0 से स्टार्ट किया था, F99 तक लेके गए थे। उनमें हर एक पर्टिकुलर जैसे F0 से F9, F10 से F19 ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, और उनके बीच में ना डाले गए कि कहाँ पर कौन सी डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो वो आप एक बार क्लासिफिकेशन उसका देख लीजिएगा। एक NMHP यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी था, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल सकता है। EPS मैंने कहा था, एंटी EPS ड्रग भी आपको पूछ सकता है, पर वो रेयर है ना, और EPS पूछ सकता है क्योंकि EPS में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकता है EPS की, वो तो 100% पूछेगा। एक हेलुसिनेशन और डिल्यूजन का क्वेश्चन मैंने कहा था कि ये आ सकता है। तो आई होप आपको ये साइकेट्री का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।